चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जब लोग खुद से अपने रूलर इलेक्ट करते हैं वो होती है डेमोक्रेसी। सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होगी जहाँ लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता अपने रूलर्स चूज करने का। जैसे म्यांमार में आर्मी रूल करती थी, उनको लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया था, तो जो भी आर्मी को कंट्रोल करता था वही कंट्री का भी रूलर बन गया। सिमिलरली चिली में डिक्टेटर था पिनोशे, उसको भी लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था। या फिर मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया में किंग रूल करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, पर इसलिए क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। पर क्या कोई भी गवर्नमेंट जो इलेक्शंस करवाती है, क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। ये देखने के लिए हमें डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, और डेमोक्रेसी के फीचर्स हम अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ अक्टूबर 1999 में मिलिट्री ने कू कर दिया, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के नवाज शरीफ, उनकी अगेंस्ट मिलिट्री सामने आ गई और फोर्सफुली उनको ओवरथ्रो करके आर्मी ने अपनी गवर्नमेंट बना दी। और परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया पाकिस्तान में। रेफरेंडम होता है कि जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन पे कंट्री के सारे लोग वोट करें और वोट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उसको माना जाएगा। तो पाकिस्तान में 2002 का रेफरेंडम का क्वेश्चन ये था कि क्या परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए और प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं, और उस रेफरेंडम में पीपल अग्रीड विद हिम, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया और वो 5 साल के लिए दोबारा प्रेसिडेंट रह गए। पर पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने बोला कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पे हुआ है। फिर लेटर ऑन मुशर्रफ ने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिससे उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब प्रेसिडेंट के पास पावर थी नेशनल असेंबली या फिर प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने की, और जो सिविलियन कैबिनेट होगी इन असेंबलीज की, उसके काम को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करेगी, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स डोमिनेट करते थे। तो पाकिस्तान के लोग नेशनल और स्टेट असेंबली में वोट तो करते थे, और जो इलेक्ट होते थे इन असेंबली में उनके पास कुछ पावर्स तो थे, बट रियल पावर्स मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही थे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रूलर्स हैं पाकिस्तान के, उनको लोगों ने इलेक्ट किया? बिल्कुल नहीं। वैसे पाकिस्तान में अभी भी कुछ बदला नहीं है। तो फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो भी पावर डेमोक्रेसी में होगा वो जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की। यहाँ हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। उनके पार्लियामेंट को चांगकुओ रेमनिम ताइबियाओ हुई कहते हैं, या फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, और इस पार्लियामेंट के पास पावर है चाइना का प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की। नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 लोग इलेक्शन के थ्रू आते हैं चाइना की अलग अलग जगह से। इनमें से कुछ लोग आर्मी भी इलेक्ट करती है, बट ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम इंसान जाके इलेक्शन के लिए लड़ सकता है। इलेक्शन वही लड़ सकता है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो 8 स्मॉल पार्टीज जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अलाइज हैं उसका मेंबर हो। ऐसा होने पे ही वो इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी गवर्नमेंट बनती है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। मेक्सिको का एग्जाम्पल लें तो जब से मेक्सिको स्वतंत्र हुआ है 1930, तब से वहाँ हर 6 साल में प्रेसिडेंट चूज करने के लिए इलेक्शन होता है। वहाँ कभी कोई मिलिट्री रूल या फिर डिक्टेटर का रूल नहीं हुआ, बट 2000 तक वहाँ हर इलेक्शन एक ही पार्टी जीतती हुई आ रही है, PRI, जो कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है। और भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती थी बट जीत नहीं पाती थी। PRI बहुत सी ट्रिक्स करती थी जीतने के लिए, जैसे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड था उन सबको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करती थी PRI को वोट करने के लिए। मीडिया ज्यादातर PRI को न्यूज में दिखाता था और ऑपोजिशन पार्टी को इग्नोर करता था या फिर उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करता था। पोलिंग बूथ्स लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को वोट देने में परेशानी होती थी। तो क्या चाइना और मेक्सिको में लोग अपने रूलर्स खुद चुनते हैं? आई डोंट थिंक सो। चाइना में इलेक्शन तो होता है बट लोगों के पास कोई
कोई चॉइस ही नहीं है, उनको रूलिंग पार्टी का ही कोई कैंडिडेट चूज करना है। मेक्सिको में लगता तो है लोगों के पास चॉइस है, बट रियलिटी में नहीं है, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है कि जो पार्टी रूल कर रही है वो डिफीट होगी। तो ये फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो इससे हमें डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर मिलता है, दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब सिर्फ इलेक्शन करना काफी नहीं है, इलेक्शन में आपको एक रियल चॉइस होना चाहिए कि आप डिसाइड करो आप किसको वोट दे रहे हैं, और इस वोट से ये पॉसिबल हो कि जो अभी रूल कर रहे हैं उनकी जगह कोई नई पार्टी आ सकती है। तो पहले डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड के लिए थी। इसका मतलब ये है कि कंट्री के सारे अडल्ट मेंबर्स को वोट देने का राइट हो और उनके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, और यह पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। पर अभी भी ऐसे बहुत इंस्टेंस है जहाँ लोगों को इक्वल राइट टू वोट नहीं मिलता। जैसे सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। एस्टोनिया में उन्होंने अपने सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बनाए हैं कि वहाँ की जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोट देने में परेशानी हो। फीजी में ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम बनाया है लोगों ने कि वहाँ के जो इंडिजिनस फीजी हैं उनके वोट की वैल्यू इंडियन फीजियन के वोट के वैल्यू से ज्यादा है। तो ये सब चीजें गलत है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो हमारा थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का है दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जिम्बाब्वे की बात करें तो ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी और यहाँ व्हाइट माइनॉरिटी रूल करती थी। जिम्बाब्वे को उनसे इंडिपेंडेंस मिली इन 1980। तब से ZANU-PF पार्टी जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी, वही पार्टी हर बार पावर में आई और उसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे इंडिपेंडेंस से कंट्री को रूल कर रहा है। वहाँ पर इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं और हर बार यही पार्टी जीत जाती है। प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर तो था बट वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करता था इलेक्शंस में। जैसे बहुत बार उसकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया ताकि उसके पास और पावर आ जाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी ना रहे। ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर को हैरेस किया जाता था और उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता था। गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन को इलीगल कर दिया गया था। टेलीविजन और रेडियो को कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट और उसमें गवर्नमेंट के व्यूज को ही दिखाते थे। अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया तो उसको भी गवर्नमेंट इग्नोर करती थी और जजेस को प्रेशराइज करती थी। बट फाइनली रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में रिजाइन करवा दिया गया। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल शो करता है कि पॉपुलर रूलर होना ही डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हमें देखना है कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है या नहीं, तो हमें इलेक्शंस के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद में क्या हो रहा है। तो इलेक्शन से पहले जरूरी है कि कंट्री में नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही हो और ऑपोजिशन के पास भी बोलने का राइट हो। सिटीजन के बेसिक राइट्स की भी रिस्पेक्ट हो, जैसे दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, और ये ओपिनियन को पब्लिकली बोलने की फ्रीडम, एसोसिएशंस बनाने का राइट और प्रोटेस्ट करने का भी राइट होना चाहिए। कानून के आगे सब इक्वल होने चाहिए और ये कानून का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की होनी चाहिए जिसकी ऑर्डर सबको मानने चाहिए। सिमिलरली इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट कैसी रन करनी चाहिए उसकी भी कुछ कंडीशंस है। जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले ही वो इलेक्शन में जीती है, उसको जो मन चाहे वो नहीं कर सकते। कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा, जैसे जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स होने चाहिए। जो मेजर डिसीजंस हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए सबकी कंसल्टेशंस के बाद, और जो भी ऑफिशियल पोजीशन पे है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो इससे हमें फोर्थ फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। यानी कि गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिटीजन के राइट्स को ध्यान में रखकर ही डिसीजंस लेना चाहिए। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनानी चाहिए। वेल, डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे लीडर्स हर समय बदलते रहते हैं जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रहती है, और जो बड़ी डिसीजंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को उसको लेने में भी देरी हो सकती है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है। और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता रहता है और इसमें मोरालिटी के लिए कोई जगह ही नहीं बाकी रहती, और कोई भी काम के लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है जिसकी वजह से काम में डिले होता रहता है। और ये भी है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनको लोगों के लिए क्या बेस्ट डिसीजन होगा उसका कोई आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से गलत डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं जो लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं। और वैसे भी 70 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, पर हमारे यहाँ अभी भी पॉवर्टी है। सो डेमोक्रेसी में कोई मैजिकल पावर नहीं है कि वो कंट्री की सारी प्रॉब्लम को मिटा दे। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि लोग अपने डिसीजंस खुद से लें, पर ये डिसीजन सही होंगे या नहीं इस बात को गारंटी नहीं करती डेमोक्रेसी। तो क्या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी से बेटर है, जो हम चूज कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए? लेट्स सी। 1958 टू 1961 में चाइना में बहुत बुरी फैमिन हुई जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। उस समय इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल इंडिया में ऐसी फैमिन नहीं हुई। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऐसे दोनों कंट्री की अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो पाया। इंडिया में डेमोक्रेसी थी, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को टाइम पे रिस्पॉन्ड किया, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट नहीं कर पाई। अगर चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होता जहां ऑपोजिशन पार्टी और प्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते, तब शायद चाइना में इतनी सारे लोगों की डेथ नहीं होती। तो ये एक पॉजिटिव फीचर है डेमोक्रेसी का, दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक और अच्छी बात है डेमोक्रेसी की कि भले ही डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, बट क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है और सबकी बात सुनी जाती है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम, ताकि फाइनली एक अच्छा डिसीजन ले सके हम सबके लिए। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसी से हमें थर्ड एडवांटेज मिलता है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी भी सोसाइटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत कॉमन है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, या तो पावर को डिक्टेट करने दे कि जो ज्यादा पावरफुल है उसका ये ओपिनियन मैटर करता है, बट इससे कोई हैप्पी नहीं रहेगा सोसाइटी में और रिजेंटमेंट होगा, और ऐसे करने पे लोग बहुत टाइम तक एक दूसरे साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट लूजर या विनर नहीं होता। यहाँ सब अपना व्यूज रख सकते हैं और सबके व्यूज मैटर करते हैं। ये तो बात रही गवर्नमेंट और सोसाइटी की, बट डेमोक्रेसी होने का सबसे ज्यादा एडवांटेज हम जैसे आम नागरिक को है, एज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, तो जब रूलर चुनने की बात आती है तो सब इक्वल हैं, चाहे कोई जितना भी गरीब हो या कोई जितना भी अमीर, चाहे कोई जितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, सबके पास ताकत है अपना खुद से रूलर चुनने की। एंड फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो कोई भी कंट्री रन करने में मिस्टेक्स तो होगी, चाहे जैसी भी गवर्नमेंट हो, बट कोई डेमोक्रेसी में ये मिस्टेक छुप नहीं सकती ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रेस फ्रीडम है और ऑपोजिशन भी खुल के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। तो ऐसे में या तो रूलर्स को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, या तो लोग रूलर को ही चेंज कर देंगे, और ये सब किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, पर कोई और ऑल्टरनेटिव को देखे तो हमें रियलाइज होगा कि हमारे लिए डेमोक्रेसी